हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी ढंग से चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज मैं मध्यकालीन इतिहास लेकर आया हूं और शेरशाह सूरी चैप्टर पढ़ाऊंगा। और ये जो आज मैं पढ़ाऊंगा सभी क्वेश्चंस का आंसर भी देखेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो पिछले आरआरबी के ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन एग्जामों से उठाया गया क्वेश्चंस है। और ये यूथ कंपटीशन टाइम का एक बुक है जिसमें लगभग 3000 क्वेश्चंस हैं। और प्राचीन इतिहास हमने कर लिए हैं जो कि प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और आज हम मेडिवल हिस्ट्री की भी एक वीडियो हो चुकी है। आज ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम शेरशाह सूरी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मेरे टेलीग्राम चैनल सरस्वती क्लासेस 01 से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, शेरशाह सूरी। इसमें पहला क्वेश्चन क्या, 59 नंबर। इसके पहले 58 क्वेश्चन हो चुकी है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी जिसने डार तक शासन किया था। कब तक शासन किया? 1540 से 1545 तक। अब इसके डिटेल देखेंगे। शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में 1540 में पराजित कर सूर राजवंश की नींव डाली। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया। आगे देखेंगे। अब 60 देखेंगे। डाट में शेर खान या शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था। कब हराया था? तो ये हो जाएगा 1538 में। 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन महमूद शाह को हराया था। गयासुद्दीन बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। अगला देखेंगे। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो ये हो जाएगा फरीद। आगे देखेंगे। अब इसका हम डिटेल देख लेंगे फरीद खान के बारे में। शेरशाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी ने सूर वंश की स्थापना 1540 ईस्वी में की थी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। उनके पिता हसन खान जौनपुर के एक छोटे जमींदार थे। फरीद ने पिता की जागीर संभालते हुए काफी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार बाहर खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपरांत प्रदान किया था। आगे देखेंगे। डाट ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें दी ग्रांड ट्रक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों, सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था। ग्रांड ट्रक रोड जीटी रोड के निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता पश्चिम बंगाल तक है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होते हुए कोलकाता तक जाती है। आगे देखेंगे। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं को डाट में पराजित किया गया था। कब पराजित किया गया? 1540 में। कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। आगे देखेंगे। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को डाट के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। इसमें हो जाएगा रुपया के रूप में। आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया। 1153 में नहीं 1553 है, ठीक है। नहीं क्या है बता रहे हैं। यह है 11.53 ग्राम या 178 ग्रेन चांदी के सिक्के को शेरशाह ने 1 रुपए की कीमत दी। मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों को 1 रुपए जारी रखा। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में 1545 ईस्वी तक शासन किया। आगे देखेंगे। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डाट के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेहवाहक भेजा था। किसने भेजा? तो ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी ने।
दौलत खान लोधी ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए संदेशवाहक भेजा। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी गई। आगे देखेंगे, डाडर डाट ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया? लॉर्ड डलहौजी ने। ग्रांड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के कबूल तक जाती थी। इस सड़क का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था तथा इसका पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। इसका आधुनिक नाम नेशनल हाईवे 2 है। आगे देखेंगे, अब हम दोस्तों देखेंगे अकबर, नया चैप्टर अकबर देखेंगे। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो हो जाएगा अकबर। 1582 ईस्वी में आरंभ दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रचलित किए गए एक नया धर्म है जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों का समावेश था। इसमें हिंदू एवं इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया गया था। दीन ए इलाही सही मायने में धर्म न होकर सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित विचार पद्धति थी। आगे देखेंगे, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया? तो ये हो जाएगा अकबर ने। आगे देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। भारत के महानतम मुगल बादशाह अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर ने अपने शासनकाल में संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास किया तथा सभी धर्मों का सम्मान किया। सभी जाति वर्गों के लोगों को समान माना और उनसे मित्रता के संबंध स्थापित किए। आगे देखेंगे, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो ये हो जाएगा अकबर के। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख था। यह मुगल दरबार का प्रमुख वजीर या वजीर आजम था। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा इसका बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। आगे देखेंगे, सेना को मजबूत करने के लिए डाडर डाट ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की? यह हो जाएगा अकबर ने। आगे देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष 1573 से 74 में किया था। मनसब का अर्थ पद अथवा श्रेणी है। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि यह शक्तिशाली या अस्थायी सेना के अभाव में न तो शांति स्थापित की जा सकती है और न ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने पूर्व प्रचलित जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा का अपनाया। इस व्यवस्था की उत्पत्ति मंगोल विजेता व आक्रमणकारी चंगेज खान के काल में हुआ था। आगे देखेंगे, अकबर डाडर डाट की आयु में पंजाब का शासक बना। अकबर जो है कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? तो यह हो जाएगा 13 वर्ष 4 महीने। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के कलानौरा नामक स्थान पर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। इस समय उसकी आयु 13 वर्ष 4 महीने की थी। आगे देखेंगे, मुगल शासक अकबर का जन्म डाडर डाट में हुआ था। तो ये हो जाएगा अमरकोट में। आगे देखेंगे, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा अकबर ने। आगे देखेंगे, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदू राजाओं में इसे बीरबल ने स्वीकार किया। यह शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता था। इसका प्रमुख विशेषता निम्न है। तो ये कौन सी विशेषता हो जाएगी? गाय के मांस पर प्रतिबंध, निर्माता के रूप में सूर्य की पूजा की शुरुआत की गई, पारसियों के पवित्र देवता अग्नि की पूजा को शामिल किया गया,
तथा हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले हवन कार्य अग्नि अनुष्ठान को प्रोत्साहित किया गया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा अकबर ने। आगे देखेंगे, अकबर के शासनकाल में डाटा डाट मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा राजा टोडरमल। आगे देखेंगे, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल को मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। आगे देखेंगे, 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में डाटा डाट की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो कौन थे? तो ये हो जाएगा सम्राट अकबर। अब इसके बारे में और डिटेल देखेंगे। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। भारत में उसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। वह एक महान मुगल शासक था तथा उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया। आगे देखेंगे, इसमें और लिखा गया है, देखिए जरा। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी प्रथा के आधार पर सैनिक संगठित किए। मनसबदारी प्रथा दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की। अकबर के दरबार में नवरत्न सुशोभित करते थे। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुई। उसे आगरा के समीप सिकंदरा में दफनाया गया था। आगे देखेंगे, डाटा डाट राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य का विजय प्राप्त की गई थी। तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य या आधिकारिक रूप में जाना जाता है क्योंकि यह मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। आगे देखेंगे, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डाटा डाट की पत्नी थी। ये किसकी पत्नी थी? तो ये हो जाएगा हुमायूं की। हमीदा बानो बेगम 1527 से 1604 ईस्वी को भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। यह तीसरे मुगल बादशाह अकबर की मां थी। हमीदा बानो ने ही नई दिल्ली में दीन इलाही अर्थात दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे, हमीदा बानो बेगम डाटा डाट की मां थी। हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? तो यह हो जाएगा सम्राट अकबर की। हमीदा बानो बेगम प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की मां थी। वह हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। आगे देखेंगे, डाटा डाट ने दीन इलाही की स्थापना की थी। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएगा अकबर ने। तो चलिए देखते हैं, डाटा डाट ने दीन इलाही की स्थापना की थी। दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो यह हो जाएगा अकबर ने। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इस धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल या महेश दास थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक नहीं था? इनमें जैसे उस्मान अली खान, राजा टोडरमल और अबुल फजल इब्न मुबारक और फकीर ओजियुद्दीन, इनमें से कौन नहीं थे? तो आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा अकबर के दरबार में रहने वाले 9 गुणगान दरबारियों में से नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। ये दरबारी थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर ओजियुद्दीन या मुल्ला दो प्याजा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उस्मान अली खान। आगे देखेंगे, डाटा डाट भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो ये हो जाएगा अकबर। मुगल सम्राट की नींव बाबर ने रखी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरी कम करने के लिए दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। आगे देखेंगे, अकबर का प्रशासनिक सीट थी। अकबर की प्रशासनिक सीट कौन सी थी? तो यह हो जाएगा दिल्ली।
अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। सन 1560 ईस्वी में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित की। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों। अब आ गया अकबर के बाद जहांगीर, उनके बेटे हैं ये। मुगल सम्राट जहांगीर डाट का पुत्र था, तो ये हो जाएगा अकबर का। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। मुगल साम्राज्य तुर्कों की चगताई नामक शाखा से जुड़ी है, जिनकी स्थापना 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने किया था। आगे देखेंगे। जहांगीर भारत का डाट मुगल सम्राट था। भारत का मतलब किस नंबर का मुगल सम्राट था, तो ये हो जाएगा 4 नंबर का। तीसरे नंबर के अकबर खुद थे। और जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था, जिसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम, जो अक्टूबर 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। अब देखेंगे दोस्तों, शाहजहां किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। आगे देखेंगे। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी में पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल के निर्माण करने वाले स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपने शिखर पर थी। अब हम देखेंगे औरंगजेब। आगे देखेंगे। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, तो यह हो जाएगा औरंगजेब। भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इसका जन्म 1618 ईस्वी में दोहाद या उज्जैन में हुआ था। इनके पिता शाहजहां तथा माता मुमताज महल थी। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। इसे आलमगीर, जिंदा पीर आदि उपाधियों दी गई थी। आगे देखेंगे। मुगल सम्राट डाट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, तो यह हो जाएगा औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था। यह मुगल वंश का छठा शासक था, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब ने शरीयत के नियमों पर सख्ती से पालन किया, जिस कारण से उसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे। डाट में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, तो ये हो जाएगा 1707 में। आगे देखेंगे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण 18वीं शताब्दी में इन्हीं साम्राज्य ने पारसिया के नौसादर और नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का आक्रमण देखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल साबित हुए। इस समय बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में सआदत खां और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। आगे देखेंगे। और हम देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसमें क्या हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएंगे। हाँ, बहादुर शाह जफर द्वितीय 1775 से 1862 मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे और उर्दू के प्रसिद्ध शायर, संगीतकार और कवि थे। उन्होंने 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा या म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, तो ये हो जाएगा बहादुर शाह अहमद शाह, वही बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएंगे। आगे देखेंगे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय जो जफर के नाम से शायरी लिखता था को रंगून भेज दिया था। 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु रंगून में हो गई। अब हम देखेंगे मुगल कालीन साहित्य। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डाट के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे, तो ये हो जाएगा शाहजहां। आगे देखेंगे।
मुगल काल में फारसी साहित्य के साथ हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू के विकास हुआ। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान कवि अली कुली सलीम तथा अबू तालिब कलीम थे। सम्राट अकबर के समय कवि फैजी, अबुल फजल, तुलसीदास तथा रसखान जैसे कवि थे। जहांगीर के समय में कवि सूरदास, बिहारी, केशवदास, नकीब खां और मुतविद खां नियामतुल्लाह थे। जबकि औरंगजेब के इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी उसके समय के कवि मिर्जा मोहम्मद थे। आगे देखेंगे, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हो जाएगा तुर्की भाषा में। आगे देखेंगे, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की है। इसमें बाबर ने अपने जीवन में अनेक घटनाओं का विस्तार से लिखा है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा भारत में किए गए युद्धों की जानकारी मिलती है तथा आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा के विवरण भी मिलती है। यह आत्मकथा बाबर द्वारा पानीपत एवं खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुलगमा युद्ध प्रणाली की भी जानकारी देती है। बाबरनामा नाम से जाने जाने वाली पुस्तक मूल शीर्षक तुजु के बाबरी है। आगे देखेंगे, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा जयदेव। आगे देखेंगे, हम देखेंगे विभिन्न रचनाएं और उनके लेखक। जयदेव कौन लिखा? जयदेव ने क्या क्या लिखा? गीत गोविंद और रतिमंजरी। तुलसीदास ने रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। कबीरदास ने बीजक, साखी, सबद, रमैनी। और मीराबाई ने गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद। आगे देखेंगे, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डाट कहा जाता है। ये हो जाएगा इतिवृत्त। मध्यकाल में यात्रियों द्वारा लिखी गई जीवनी और कविताओं को इतिवृत्त की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखेंगे, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डाट भाषा में लिखी गई है। तो यह हो जाएगा तुर्की भाषा में। बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इस आत्मकथा से बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो यह हो जाएगा आगरा के किला में। आगे देखेंगे, मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा किले में करवाया था। लाहौर के किले में भी शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन मस्जिदों का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। आगे देखेंगे, डाट का निर्माण ईस्वी 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हुआ था। तो यह हो जाएगा ताजमहल। आगे देखेंगे, ताजमहल के बारे में और जानेंगे। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और पूर्ण रूप से 1653 ईस्वी में अंत में पूरा हुआ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से 1648 के मध्य निर्मित हुआ था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली में ईरानी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला घटकों का अनोखा सम्मिश्रण है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। आगे देखेंगे, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा डाट में बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी? तो यह हो जाएगा 1799 में। क्या बनवाया गया था? जयपुर का विख्यात इमारत जो हवा महल है, किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। अब इसके बारे में और देखेंगे। हवा महल एक प्रसिद्ध राजसी महल है जिसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत है जो जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। हवा महल के डिजाइन लालचंद उस्ताद ने बनवाया था, जिसमें 1950 ईस्वी में ज़्यादा झरोखे हैं।
1950 से भी ज़्यादा झरोखे हैं। इस महल का निर्माण विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया गया था ताकि वह जाली के माध्यम से शाही जुलूस के दृश्यों का आनंद उठा सकें। आगे देखेंगे। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक डाट की राजधानी रहा। 12 साल तक किसकी राजधानी रहा? तो ये हो जाएगा अकबर के। अकबर ने गुजरात पर विजय 1572 से 73 प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है विजय का शहर या जीता हुआ शहर। 1571 ईस्वी से 1558 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, परंतु पानी की कमी के कारण पुनः राजधानी को आगरा स्थानांतरित करना पड़ा। आगे देखेंगे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो यह हो जाएगा अकबर ने। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डाट किले की सबसे सुंदर संरचना है। किस किले की? तो यह हो जाएगी लाल किले की, जो कि दिल्ली में स्थित है। अब इसके बारे में और देखेंगे। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई। यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इसे रेड फोर्ट भी कहते हैं। मोती मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। आगे देखेंगे। लाल बलुआ पत्थर पर कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल और दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आगरा फोर्ट। आगे देखेंगे। लाल बलुआ पत्थर का बना प्रसिद्ध आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल और दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाया था, मतलब आगरा के किले को अकबर ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो यह हो जाएगा चार मीनार। आगे देखेंगे। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। चार मीनार को हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और हम देखेंगे स्मारक और व्यक्तियों के नाम। जो स्मारक बने हुए हैं वो किस व्यक्तियों के नाम से बने हुए? जैसे बेबी का मकबरा जो बना हुआ है वो दिलरास बानो बेगम का है। ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया। इत्मादुद्दौला मिर्जा गयास बेग के याद में बनवाया गया। आगे देखेंगे। चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा प्लेग। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसके निर्माण के बारे में यह मान्यता है कि प्लेग उन्मूलन की याद में इसे शहर के मध्य में बनवाया गया। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में तेलंगाना के हैदराबाद शहर में किया गया था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष रूप दोनों रूपों में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो ये हो जाएगा कुतुब शाही मकबरे। आगे देखेंगे। कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। बुलंद दरवाजा 1602 ईस्वी एवं सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर द्वारा करवाया गया था। दीवाने खास 1637 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा आगरा के किले में बनवाया गया था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो यह हो जाएगा गोल गुम्बद। फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। आगरा में गोल गुम्बद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। फारसी वास्तुकार दाबुल के यकूत ने 1626 से 1656 ईस्वी में इसका डिजाइन निर्मित किया था। यह दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। आगे देखेंगे। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? ये किससे घिरा है चारों ओर से? तो ये हो जाएगा तो इसमें देखते हैं। मुरुद जंजीरा किला महाराष्ट्र के
रायगढ़ जिले के मुरूड तटीय गांव में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र किला है जो कभी भी जीता नहीं गया। इसका निर्माण अहमदनगर सुल्तान के मलिक अंबर ने देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। यह किला 22 एकड़ के क्षेत्र में फैला है जो कि चारों ओर से समुद्री जल से, जो वहाँ पे ऑप्शन में समुद्री जल हो जाएगा, घिरा हुआ है। 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा यह किला अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। इसकी नींव 20 फीट गहरी है। इस किले में मीठे पानी का झील स्थित है। आगे देखेंगे, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 ईस्वी में मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। आगे देखेंगे, हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा महाराज समाई प्रताप सिंह। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा समाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट या फिर 15 मीटर है। आगे देखेंगे, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? तो हो जाएगा लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से। जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था। इसके वास्तुकार श्री लालचंद उस्ताद थे। यह सांस्कृतिक एवं शिल्प संबंधी विरासत, हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। इसे सन 1799 में महाराजा समाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा जामा मस्जिद दिल्ली में। आगे देखेंगे, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण सन 1656 ईस्वी में सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर एवं सफेद संगमरमर का बना हुआ था जो लाल किले से 500 मीटर दूरी पर स्थित है, जबकि बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब 1674 में और कालीबाग मस्जिद ये पानीपत हरियाणा में है। किसकी है? बाबर की, 1527 में। और दूसरा किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली में है। शेरशाह सूरी पुराने किला का मस्जिद ने बनवाया था। आगे देखेंगे, मक्का मस्जिद हैदराबाद डाट द्वारा संपूर्ण किया गया। तो ये हो जाएगा औरंगजेब द्वारा। मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा मस्जिद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के 6वें सुल्तान ने वर्ष 1607 ईस्वी में मीर फैजुल्लाह बेग और रंगियाह चौधरी की निगरानी में इसका निर्माण शुरू किया गया था। इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में 1684 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसे बनाने में लगभग 8000 राजगीर और 77 वर्ष लगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित स्मारकों स्थानों का उसके सही स्थान के मिलान करें। जैसे गोलकुंडा, बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, रानी की बाग, इधर पाटड़, नई दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और हैदराबाद। इसमें मिलान करिए। ये गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। और बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में और रानी की बाग पाटड़ में। ये सभी सीधे सीधे मैच हो गए। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये वही पूरा दिया है। आगे देखेंगे, अब दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो ये हो जाएगी शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतें हैं जामा मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा और लाल किला दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा। ध्यातब है कि तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया राज सिंहासन था। टाइविरनियर के अनुसार शाहजहां ने इसमें कोहिनूर हीरा जड़वाया था। आगे देखेंगे, कोहिनूर हीरा कौन जड़वाया था? शाहजहां ने। आगे देखेंगे, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है।
यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण 1650 ईस्वी में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनाने में 6 वर्ष का समय लगा और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर एवं दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। यह द्वार सामान्य जनता के लिए थे। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता था, जिसका उपयोग सुल्तान करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे सिख धर्म या सिखिज्म। आगे देखेंगे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना ईसवी शताब्दी में की थी। मतलब सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की गई? तो ये हो जाएगी 15वीं शताब्दी में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में की। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे गुरु अंगद ने अस्थायी बना दिया। गुरु अंगद ने गुरमुखी लिपि का आरंभ किया। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर हुए। उन्हें औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार न करने के कारण मरवा दिया। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा। सिख की स्थापना किसने की सिख धर्म की? तो गुरु नानक ने। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे और वे 10वें गुरु थे। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, स्थित कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा अमृतसर में। श्री हरमंदिर साहिब, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, सिख धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। आगे देखेंगे। चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह हो जाएगा 1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेनानायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिल्लियावाला का युद्ध हुआ था, जो कि अनिर्णायक रहा। फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। फरवरी 1849 में गुजरात युद्ध तोपों का युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। आगे देखेंगे। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो ये हो जाएगा अमृत सरोवर झील। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। इसके आसपास के सुंदर परिवेश को स्वर्ण की परत के कारण ही इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। आगे देखेंगे। अब देखेंगे मध्यकालीन विविध या मिडिवल मिसलिनियस। जैसलमेर का किला डाडाडाट में स्थित है। तो ये हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखेंगे। राजस्थान भव्य किले, महलों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसलमेर किले को गोल्डन किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजपूत योद्धा रावल जैसल द्वारा 1156 ईस्वी में करवाया गया था। यह राजस्थान के पहाड़ी किलों में से एक है, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आगे देखेंगे। गोलकुंडा किले का निर्माण डाडाडाट शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। ये हो जाएगी 13वीं शताब्दी में। आगे देखेंगे। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग है। पूर्व काल में वह कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था, जिस दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले, जैसे कोहिनूर हीरा, होप डायमंड और नसाक डायमंड और नूर उल एन आदि। आगे देखेंगे। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने एटाला मस्जिद को डाडाडाट बनवाया था। तो यह हो जाएगा जौनपुर में। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह सरकी शासकों की राजधानी भी रहा है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। यह मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने
1408 ईस्वी में बनवाया था, जिसमें मीनारें नहीं हैं। पहले यह मस्जिद जौनपुर की अटाला देवी मंदिर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन सा है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा अमीर खुसरो। आगे देखेंगे, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो 1253 से 1325 था। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। यह प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्हें हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया तथा इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इन्हें पारंपरिक तबला व सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तानसेन या रामतनु पांडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। आगे देखेंगे, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलन किया है? तो यह हो जाएगा कन्नड़। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। गुरु बसव 12वीं शताब्दी के धार्मिक सुधारक, उपदेशक, धर्म मीमांसक और राजा बिज्जला प्रथम चालुक्य शासक के कोषागार के प्रबंधक थे। गुरु बसव वसड़ पुराण के रचयिता भी हैं। आगे देखेंगे, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने डाडाडाट का राज्य स्थापित किया था। तो हो जाएगा दिल्ली में। अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की। अनंगपाल राजपूत वंश का था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना ढिल्ली के नाम से की थी। ढिल्ली के स्थान नाम पे किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने। आगे देखेंगे, भारत में मध्यकाल डाडाडाट शताब्दी से शुरू होता है और डाडाडाट शताब्दी तक समाप्त होता है। मतलब इसमें पूछा है मध्यकाल की डेट कब से शुरू हुई और कब खत्म हुई। तो ये हो जाएगा 8वीं से 18वीं, करीब चला 1000 सालों तक। आगे देखेंगे, भारत के मध्यकालीन इतिहास का दौर 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है और 2 भागों प्रारंभिक मध्यकालीन युग 8वीं से 11वीं शताब्दी और गत मध्यकालीन युग 12वीं से 18वीं शताब्दी में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे, पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, डाडाडाट से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह हो जाएगा चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ का यादवेंद्र गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है, इस गार्डन का निर्माण औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। पिंजौर गार्डन को पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। वास्तव में यह गार्डन वास्तुशिल्प कला का अद्भुत नमूना है। आगे देखेंगे, चश्मे शाही डाडाडाट भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। यह हो जाएगा कश्मीर। चश्मे शाही उद्यान कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक प्राचीन उद्यान है, जिसे 1632 ईस्वी में अली मर्दन खान ने बनवाया था, जो मुगल सम्राट शाहजहां के गवर्नर था। यह श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल उद्यान है, जिसकी लंबाई 108 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है। इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, तो दोस्तों ये मध्यकालीन हिस्ट्री समाप्त हुई। अब हम कल देखेंगे आधुनिक इतिहास, जो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और आज दोस्तों सेशन यहीं तक रखते हैं और अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।